हेलो फ्रेंड्स, आज मैथ पेडागोजी है। पेपर 2 है 21 दिसंबर 2021 का। पेपर 2 में हम लोग मैथ पेडागोजी का सेक्शन देख रहे हैं और ये आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कक्षा का वातावरण अधिगमकर्ताओं की मतलब स्टूडेंट की गणित की चिंता को दूर करने में प्रमुख भूमिका रखता है। कह रहा है कि वातावरण का जो रोल है बच्चे को सीखने में और गणित का जो चिंता है या डर है उसको दूर करने में प्रमुख भूमिका रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या स्थिति गणित कक्षा को डर और चिंता से मुक्त करने का सूचक है? तो पहला ऑप्शन है, ज़्यादातर विद्यार्थियों में गणित में उत्तीर्ण होने की अनुभूति। देखिए, वो अनुत्तीर्ण होने का अनुभूति है, यह तो एक डर है। हमसे पूछा है कि डर को या चिंता को मुक्त करने का सूचक क्या है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन बी में, परिणाम आधारित आकलन, जिसका उद्देश्य सही उत्तर देने के आधार पर विद्यार्थियों को श्रेणीक्रम करना। तो आपको क्या लगता है, ये भी स्टेटमेंट डर और चिंता को दूर कर सकता है क्या? ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, बच्चों द्वारा दैनिक जीवन से संबंधित समस्याएं प्रस्तुत करना एवं हल करना। मतलब एक कक्षा में इस तरह का वातावरण होना चाहिए कि बच्चे को जो डेली लाइफ में जुड़ा हुआ संबंधित है जो समस्याएं हैं उसको अगर उसको दें क्वेश्चन को और उसको सॉल्व करे, इस तरह का प्रैक्टिस करने से या हल करने से उसका जो चिंता है या डर है वो दूर किया जा सकता है। अब कह रहा है कि डी में कह रहा है, कक्षा में अध्यापक का प्रत्येक बच्चे के साथ अर्थपूर्ण रूप से कार्य करना। शिक्षक का एक जिम्मेदारी है कि बच्चे के साथ अर्थपूर्ण रूप से कार्य करना, मतलब क्रियाकलाप किया जाए जो एक मीनिंगफुल हो। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग सी और डी सही है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सी और डी किस में सही है, जो कि वही मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं, दो में सी और डी सही है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का लाभ नहीं है? देखिए, हम लोग इकाई योजना का क्या क्या लाभ है वो अगर हम लोग पहले से जाने हैं या फिर इससे हम पहले बताए भी हैं। कह रहा है कि यह शिक्षक को समय और संसाधनों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। तो इकाई योजना से जो वस्तु पढ़ाया जाना है, बच्चे टीचर को पढ़ाना है, तो वो समय के साथ और उसको एक व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है या क्रम वाइज होता है, तो वो आपको मदद करता है। दूसरा कह रहा है कि यह विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर संतुलित जोर देने में मदद करता है। एकदम सही बात है कि जो भी उसके विभिन्न पहलू हैं, अलग अलग पहलू है, उसको बैलेंस बनाने में ये जोर देता है या फिर जोर देने में मदद करता है, तो ये भी सही है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यह विषय वस्तु की एक व्यवस्थित अनुक्रमिक और श्रेणीबद्ध व्यवस्था तैयार करने में मदद करता है। तो ये पाठ योजना जो है एक टीचर को समय अनुसार कब कितना सिलेबस ख़त्म करना है या फिर कौन सा टॉपिक क्रम वाइज होना चाहिए, ठीक है, तो उससे बच्चे को समझने में और पढ़ने में अधिगम करने में आसान होता है, हेल्पफुल होता है, तो ये भी सही है। अब कह रहा है कि डी में, चौथा में देखते हैं, यह छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम के अनुभवों को प्रबंधित करने में मदद करता है। प्रबंधित करने में मदद करता है ऐसा जरूरी नहीं है। पाठ योजना जो है एक तरह से बच्चे से ज़्यादा शिक्षक पर मतलब शिक्षक आधारित होता है, क्योंकि शिक्षक को समय के हिसाब से और टॉपिक जो है एक क्रम वाइज व्यवस्थित हो तो उसे पढ़ाने में आसान होता है या अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है, विद्यार्थियों की गणित में अवधारणात्मक त्रुटि को रोकने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन से उपाय करेंगे? अवधारणात्मक त्रुटि जो हो रहा है उसको रोकना है, तो कौन सा उपाय करेंगे? तो अब कह रहा है, पहला ऑप्शन है, अवधारणा के अधिगम के लिए व्यवहारिक अनुभव प्रदान करेंगे। तो व्यवहारिक अनुभव अगर बच्चे को जोड़ेंगे, मतलब व्यवहारिक तरीके से देंगे, तो उससे त्रुटि रोका जा सकता है। दूसरा कार्य, एक समृद्ध गणित वातावरण प्रदान करेंगे। एक ऐसा इन्वायरमेंट वातावरण प्रदान करेंगे जो गणित समृद्ध हो, ठीक है, जो अवधारणा की गहरी समझ को लेकर जाएगा। तो अवधारणा का जो एक गहरी समझ है
उसको लेकर जाएगा, तो ये भी आपका त्रुटि को रोक सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा है चर्चा के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करेंगे। तो खुले सिरे वाले प्रश्न है क्या कि एक विभिन्न तरीकों से या फिर क्वेश्चन का आंसर के लिए अलग अलग खोज का या अलग अलग तरीके से उसमें सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाएंगे। अब ऑप्शन चौथा डी कह रहा है कैलकुलेटर के उपयोग को बढ़ावा देंगे। तो ये कैलकुलेटर का उपयोग को बढ़ावा नहीं देना है। बाकी ऊपर का ए बी सी तीनों सही है जो अवधारणात्मक त्रुटि को रोकने में मददगार होगा, लेकिन कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो अवधारणा त्रुटि को नहीं रोका जा सकता है। वो एक मशीन ही उसको आंसर देगा, तो बच्चे का ना दिमाग का यूज़ हुआ ना वो अपना चिंतन क्षमता को विकास कर पाएगा। तो ए बी सी इसमें आंसर होगा। तो देखते हैं किस में है ए बी सी। तो ऑप्शन 3 में है आपका ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के स्मरणोत्सव पर हाल ही में सीबीएसई द्वारा स्कूलों में गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। तो गणित का मतलब क्या है? तो गणित का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो गणित का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे पहले से भी। जी से ग्रोइंग, ए से एप्टीट्यूड, एन से न्यूमेरिकल, आई से इनोवेशन और टी से ट्रेनिंग। तो हम लोग ऑप्शन को सब एक एक करके देखेंगे। तो हमको पहले ही दिख रहा है पहला ऑप्शन में ही कि ग्रोइंग, एप्टीट्यूड, इन न्यूमेरिकल, इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित की स्थिति ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां विद्यार्थी, पहला ऑप्शन कह रहा है गणित को अपने जीवन के अनुभवों के एक भाग के रूप में समझें। कह रहा है कि लाइफ का एक हिस्सा मान ले, लाइफ का जो अनुभव है उसका एक हिस्सा मान ले गणित को। ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ये तो सही बात है। गणित को स्कूली जीवन के एक भाग के रूप में, इस सिर्फ स्कूली जीवन के लिए नहीं, आप अपने पूरे होल लाइफ के लिए एक भाग माने, तो ये गलत है। महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान है तो सूत्र को याद करें। तो गणित को सिर्फ समस्या समाधान के नज़रिए से देखना और सूत्रों को याद करना ये भी सही नहीं है। अब नेक्स्ट कह रहा है संदर्भ आधारित गणित समस्याओं को हल करने हेतु अभिसारी चिंतन का उपयोग करें। देखिए, अगर गणितीय समस्याओं को सॉल्व करना है तो अभिसारी चिंतन का उपयोग ना करें, अपसारी चिंतन का उपयोग करें जो विभिन्न तरीके का खोज करता है, क्रिएटिविटी उसमें बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गणित को अपने जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा मान ले, एक भाग के रूप में समझे, तो यही आपका सही आंसर है जो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कह रहा अनुसार कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 56 में एक माध्यमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने छात्रों को 1 मीटर लंबी रस्सी का टुकड़ा दिया। बच्चों को 1 मीटर लंबी एक रस्सी का टुकड़ा दिया। उसने उन्हें एक सूची बनाने को कहा बच्चे से, जिससे आसपास के उन वस्तुओं को लिखना है जो कि 1 मीटर लंबी है। तो 1 मीटर लंबी जो भी आसपास की उसको वस्तु दिखे उसका एक सूची बना लेना है कि हाँ 1 मीटर से थोड़ी कम या अधिक है, दुगुनी है या 1 मीटर से आधी है। इस स्थिति के लिए निम्न कथन में से कौन सा सही है? अब 1 मीटर के अप्रॉक्स का बात उसको कहा है कि 1 मीटर का जो अभी आपको आसपास दिखे उसका सूची बनाएं, या थोड़ा अगर कम है या थोड़ा ज़्यादा है या उससे दुगुना है या उससे आधा है, लेकिन बेस 1 मीटर को ही माना है, ये ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही होगा इसके स्थिति में। कक्षा में लंबाई की मानक इकाई का परिचय देने के लिए क्रियाकलाप का उपयोग किया जा सकता है। शिक्षक इसीलिए दिया है कि एक मानक इकाई का परिचय देने में उसे क्रियाकलाप के द्वारा सहयोग करेगा, क्योंकि 1 मीटर से आसपास है तो एक अनुमान उसको हो जाएगा कि हाँ ये 1 मीटर है। इससे अगर डबल जाएंगे तो 2 मीटर होगा, इससे आधा जाएंगे तो आधा मीटर होगा, या कौन उससे ज़्यादा है। तो एक मानक इकाई का परिचय देना चाहता है शिक्षक। दूसरा कह रहा है इसमें छात्रों को दैनिक जीवन में वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाने में प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये अनुमान लगाने का भी एक प्रोत्साहन किया जा रहा है, क्योंकि
अगर कहीं पता चल रहेगा कि 1 मीटर में इतना है, तो अगर उसको 5 मीटर के अप्रोक्स लंबाई मापना है तो वो समझ सकता है कि हाँ ये 5 गुना के आसपास है, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, एक अनुमान वो लगा सकता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अब कह रहा है एक अच्छा क्रियाकलाप है यह, जिसे मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करने या विलोम के सूत्रों को, यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना या फिर वो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, इस तरह का क्रियाकलाप से कोई क्लियर है नहीं। वो या तो अनुमान लगाएगा या तो एक मानक इकाई का परिचय देना चाह रहा है। ऑप्शन डी में कह रहा है इस प्रकार का क्रियाकलाप केवल होमवर्क में दिया जाना चाहिए, गृह कार्य के लिए, जिससे कि कक्षा के समय का उपयोग प्रश्नों को हल करने में किया जा सके। देखिए, इस तरह का काम, इस तरह का क्रियाकलाप सिर्फ होमवर्क में ही नहीं, वो जहाँ भी रहें उसके लाइफ से जुड़ा हुआ हर समय इस तरह का क्रियाकलाप कराया जा सकता है। सिर्फ कक्षा में, सॉरी, सिर्फ गृह कार्य के लिए नहीं, ये क्लास में भी इसका यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए और बी सही है। तो हम लोग देखेंगे ए और बी किस में सही है। तो ए और बी ऑप्शन नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 57 में। जॉर्ज पोलियो के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरण हैं। कोई समस्या है, अगर उसको समाधान करना है तो जॉर्ज पोलियो कहा कि इसका 4 स्टेज है। यह चरण नीचे पर एक यादृच्छिक क्रम में सूचीबद्ध है। क्या है कि एक योजना तैयार करें, योजना को अंजाम दें, समस्या को समझें, पुनः जांच करें या सत्यापित करें। तो इसको हम क्रम में सजाना है। तो पहला, सबसे पहले की जो भी समस्या उसको समझें, समस्या को समझें, उसके बाद एक योजना तैयार करें। तो हमको यहाँ दिख रहा है सी, पहले सी होगा, उसके बाद फिर आपका योजना तैयार करें ए होगा, फिर योजना को अंजाम दे, ये तीसरा चरण है, तब जाके उसे पुनः जांच करे या सत्यापित करे। तो हमको सीरियल यहाँ से क्या मिला कि CABD, CABD। तो आपका ऑप्शन सी में तीन में है CABD। क्या है कि आंसर इसका हो गया। पहले हमेशा याद रखिए, समस्या को समझें, फिर एक योजना बनाएं, योजना को अंजाम दें, फिर वो पुनः जांच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य कि किन्हीं दो भिन्नों के बीच एक भिन्न होता है, इसे हम क्या कहते हैं। तो ऑब्वियस बात है, दो भिन्नों के बीच जो एक भिन्न होगा उसे भिन्नों का घनत्व गुण कहा जाता है। भिन्नों का घनत्व गुण, ये है ही ऐसा कि दो भिन्नों के बीच वाला भिन्न को भिन्नों का घनत्व गुण कहा जाता है। क्वेश्चन है कि एक मिडिल ग्रेड गणित की अध्यापिका ज्यामितीय आकृतियों के विषय पर अपने छात्रों के अधिगम के स्तर के आकलन के लिए रूब्रिक विकसित करना चाहती है। उन्होंने पहचान की वैन विले के अनुसार छात्रों की ज्यामितीय तर्कना के 4 स्तर में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। कॉलम ए और बी को आप संगत ज्यामितीय तर्कना से कीजिए। पहली बात है कि वैन विले का 5 स्तर है, 0, 1, 2, 3, 4, या फिर कहीं लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5। तो 4 स्तर यहाँ पे दिया है। अब कह रहा है कि जो ज्यामितियों का समझ है बच्चों का, वो किस तरह से है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्तर 1 में क्या होता है कि अगर कोई आकृति है उसको भौतिक दिखावट के आधार पर वो सिर्फ समझ सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, छात्र आकृति को भौतिक दिखावट के आधार पर पहचान रहा है। तो स्तर ए हो गया आपका डी में, 4 में। स्तर 2 में देखिए, स्तर 2 में क्या है कि छात्र आकृति के गुणों के आधार पर पहचान रहा है, ना कि भौतिक। थोड़ा सा उसका अब विश्लेषण का मतलब प्रोसेस हुआ, विश्लेषण अब वो कर सकता है कि आकृतियों को अब गुणों के आधार पर वो पहचान लेगा। तो 2 हो गया 3 में। स्तर 3 कह रहा है कि छात्र विविध आकृतियों को गुणों के आधार पर उनके बीच का संबंध को अन्वेष करेगा। तो स्तर 3 में है संबंध, और स्तर 4 में है जो छात्र प्रमेय को समझ पा रहा है। तो आपका डी में हो गया 4। तो ए में डी, ए में 4 और डी में 1, इस तरह का कहाँ पे है हम देख लेंगे। ए में 4 और डी में 1, तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 में भी है और 4 में भी है।
अब हम लोग देखेंगे बी में 2 या था तो ये 3 था। बी में स्तर 2 जो है वो 3 में था कि आकृतियों के गुणों के आधार पर, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसमें 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्तर और उसका जो आपका गुणों समझ है बच्चे का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन है लास्ट वाला, कह रहा है कि एक कक्षा आठवीं की गणित की कक्षा में रश्मि ने एक समस्या को निम्नलिखित तरीके से हल किया। यह साबित करने के लिए कि इतना इक्वल टू इतना यदि a/b = c/d है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो हल करेगा तो रश्मि ने अपनी कक्षा में किस प्रणाली को लागू किया? आगमनात्मक विधि, विरोध उपरपात, उसके बाद है निगमनात्मक विधि, विश्लेषण विधि। तो आगमन विधि क्या है हम लोग पहले भी जानते हैं कि पहले उदाहरण उसके बाद उसका नियम। तो ये चीज़ तो यहाँ दिख नहीं रहा है। विरोध द्वारा उपपार्थ, इसमें कह रहा है कि ये इस तरह का है कि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है √2 एक परिमेय है तो उसका उल्टे तरफ से इस पर सोचा जाता है, तो ये भी नहीं है। निगमनात्मक विधि में कहा है पहले रूल तब एग्जाम्पल, मतलब नियम उसके बाद उदाहरण, तो ये भी नहीं। ये आपका आंसर हो गया विश्लेषणात्मक विधि है ये। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस विधि को लागू किया गया? तो विश्लेषणात्मक विधि को लागू किया गया। तो ये हो गया आपका आज का मैथ पेडागोजी सेक्शन, पेपर 2 था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।